इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, हमारे हर वीडियो में एक अनोखा विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा। ये विषय सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग्स है क्या। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आयुर्वेद की इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में नहीं, तो आयुर्वेद में इमरजेंसी हैंडल करने के लिए भी विस्तृत में वर्णन दिया हुआ है। ऐसे सब एग्जाम्पल्स के साथ में, स्पष्टीकरण के साथ में आपको इस वीडियो में इसका उल्लेख हम आपके सामने करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा। मतलब जो इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में इस्तेमाल होने वाली, जो कैजुअलिटी होती है इमरजेंसी, उसमें इस्तेमाल करने वाली दवाएं क्या आयुर्वेद में मौजूद हैं, तो इसके बारे में आज विस्तृत वर्णन करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों की, अदरपैथी के डॉक्टर्स की और आम पब्लिक की, आम जनता की ये धारणा है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी हैंडल करने के लिए कोई बातें बताई गई नहीं है, कोई तरकीब नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये सरासर साफ झूठ है। अगर आपको ये साबित करना है कि ये झूठ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सच है, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आपका ये भ्रम जो है, ये जो दुराग्रह है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेदा। दोस्तों, हम कहते हैं कि आयुर्वेद एक परिपूर्ण शास्त्र है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आयुर्वेद से ये इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी ड्रग्स का जो विषय है ये रह गया हो, छूट गया हो? तो ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। आयुर्वेद की औषधि देर से इफेक्ट करती है, ऐसा सवाल बहुत से लोग पैदा करते हैं या खड़ा करते हैं कि आयुर्वेद की औषधि ये देर से कारगर होती है, लेकिन ये सरासर गलत है। कैसे? देखिए, अगर अपने को भूख लगती है तो खाना खाने के बाद अपने को तुरंत तृप्ति मिल जाती है। अगर प्यास लगती है तो पानी पीने के बाद तृष्णा शांति हो जाती है। तो अगर आहार लेने से और पानी पीने से अगर अपने को तुरंत तृप्ति और तृष्णा शांत हो जाती है, तो क्या ये दवाएं जो होती है, जो अधिक पोटेंटाइज की होती है, जिसमें विशेष गुण धर्म होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि सामान्य गुणों वाला आहार तुरंत असर दिखा दे और विशेष गुणों वाली दवाएं देर से असर दिखाई? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सशक्त विवेक बुद्धि को न पटने वाली बात है। तो ऐसा बिल्कुल ये गलत धारणा है कि आयुर्वेद की दवाएं देर से काम करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में अभी बात करते हैं। तो आशुकारी चिकित्सा का जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत जी और आचार्य वाग्भट जी ने विस्तृत से किया है और आचार्य चरक जी ने भी किया है। आशुकारी चिकित्सा, आत्तिक चिकित्सा का वर्णन, आशुकारी और आत्तिक, ये दो टर्म्स आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है, तो इसका भी विस्तृत वर्णन हम आगे देखेंगे। तो आशुकारी और आत्तिक क्या है? सुश्रुत और वाग्भट जी ने आत्तिक की संज्ञा देते हुए बहुत अच्छे से कहा है कि आशुकारी चिकित्सा किसे कहते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी ड्रग्स मीन्स दैट विच एक्ट वेरी सून, रिजल्ट रैपिडली, एग्जिबिट्स द इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली, एब्रप्टली आउट ब्रेकिंग, विच हैज़ एन इंस्टेंट एक्शन। ये हो गई आशुकारी की डेफिनेशन। अब आत्तिक, जिसे हम कैजुअलिटी बोलते हैं, ट्रॉमा सेंटर बोलते हैं, कैजुअलिटी हैंडल करना, तो आत्तिक शब्द इस्तेमाल किया गया है आयुर्वेद में। तो आत्तिक की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। दैट विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन और इवन द डेथ, द ट्रीटमेंट विच टाइमली एडमिनिस्टर्ड अवॉइड डिस्ट्रक्शन और डेथ। मतलब आत्तिक चिकित्सा में इमरजेंसी ट्रीटमेंट या इंस्टेंट पेशेंट को अटेंड करना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो डेथ का कॉज हो सकती है। इसलिए आत्तिक और आशुकारी, ये दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है और ये दोनों टर्म्स आयुर्वेद में, इसके संदर्भ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो आत्तिक चिकित्सा है, ये शास्त्र में सुश्रुत जी ने दो प्रकार की वर्णन किए, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। तो इसके विस्तृत वर्णन हम आगे बताएंगे। आचार्य सुश्रुत जी ने तो शल्य तंत्रज्ञ, मतलब जो सर्जन होता है, उसकी तो व्याख्या बहुत अच्छे से की है। उन्होंने कहा है, शौर्यम आशुक्रिया शस्त्रम तैष्णम अस्वेद वेपतु असमोच्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते, ऐसा उन्होंने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में 5वां श्लोक कहा है। तो दोस्तों, ये जो भ्रम है आयुर्वेद के बारे में, जो भ्रम है लोगों में कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन है कि नहीं, जैसे आयुर्वेद में सर्जरी है कि नहीं, तो इसका भी हमने विवरण हमारे एक वीडियो में, आपको पिछले वीडियो में करके दिया है। तो आज हम इमरजेंसी ड्रग्स की आपका ये भ्रम दूर करेंगे। तो ये भ्रम दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा साइंस है, ये हमारा शास्त्र है भारतीयों का, तो इसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि इसका भ्रम हमने पालना चाहिए। तो आत्तिक चिकित्सा के बारे में हम बताएंगे आपको। तो आत्तिक चिकित्सा कब करनी चाहिए? तो ये आत्तिक चिकित्सा जैसे ही व्याधि शुरू होती है उसी वक्त से इसके ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और इसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट है निदान परिवर्जन। तो निदान परिवर्जन कैसे? मतलब जैसे कि अगर किसी को शॉक लग रहा है तो उसको तुरंत दूर कर देना चाहिए लकड़ी की काठी से।
तो ये हो गई तुरंत चिकित्सा उसकी। और कोई डूब रहा है तो उसको तुरंत बचा लेना चाहिए। तो ये आत्तिक समय जो होता है, कैजुअलिटी, उसकी तुरंत करने वाली निदान परियोजना जो कारण है उसको दूर करने का उपाय तुरंत करना चाहिए। और इसके अलावा जो वेगकालीन चिकित्सा है वो सद्य फलदायी चिकित्सा होती है, तो ऐसे ये आत्तिक चिकित्सा में ये सब करना चाहिए। तो आशुकारी इज अ संस्कृत टर्म इज डिफाइंड एज जवथम शीघ्रम त्वरितम लघुम क्षिप्रम अरम क्षतम सत्वरम चपलम तूर्णम अविलम विलम आशुरिया। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो दिस मीनिंग, तो ऐसा वर्णन अमरकोश में किया है। इसका मतलब है स्पीडी, क्विक, इन हरी, विद इन नो टाइम, ऑल एट वंस, एक्सेलरेशन, सडन, एट द वेरी मोमेंट, हास्टली, अर्जफुल एंड इंस्टेंटेनियस। तो ऐसा उन्होंने आशुकारी का टर्म की डेफिनेशन संस्कृत में बताई है अमरकोश में। दूसरी अमरकोश में ऐसी व्याख्या बताई गई है, आशुयाम वायु विशिका शरारक विहगा खगहा। तो इसका मतलब है डिनोट्स द एंटिटीज विच होल्ड दिस प्रॉपर्टी आशु। दे आर द विंड, फायर, एरो, बर्ड्स एंड दैट फ्लाई इन द स्काई। तो ऐसा उन्होंने अमरकोश में कहा है। द टर्म आशुकारी इज दस रिलेटेड टू स्पीड, मोशन, क्विकनेस ऑफ एक्शन। मतलब जहाँ पे दवाओं की और ट्रीटमेंट की क्विकनेस ऑफ एक्शन की जरूरत है वहाँ पे आशुकारी ये टर्म इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में डिटेल में वर्णन कहा है, इतना विस्तृत से वर्णन कहा है आशुकारी और आत्तिक के बारे में। दिस इज आशुकारी, दिस इज व्हाट संस्कृत लिटरेचर सेज रिगार्डिंग आशुकारी। आशुकारी के बारे में ये संस्कृत में कहा गया है। इन आयुर्वेदिक लिटरेचर द टर्म आशु or आशुकारी seems used frequently and is defined as आशुकारी तद आशुत्वात धावती अंबसी तैलवत। मतलब ये आशुकारी चिकित्सा जो होती है, जैसे तेल की बूंद बादली के भरे हुए पानी में अगर तेल की बूंद डाल देते हैं तो वो तेल का बूंद जैसे सब दूर फैलता है, तो वैसे ही ये आशुकारी जो होता है, ये आशुकारी ट्रीटमेंट तुरंत ऐसे फैलने वाली होनी चाहिए, तुरंत एक्शन करने वाली चाहिए, क्विक होनी चाहिए। तो ऐसी ये आशुकारी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिए। आशुकारी के बारे में और भी डेफिनेशन क्या है, आशु शीघ्रम आशुत्वात, आशुकारी प्राणहरणकारी, आशुकारी क्षिप्रम क्रियाकारी, आशुकारी रोग गुण दोष गुण वा, आशुग शीघ्रगामी क्विकनेस, आशुकारी तरम अतिशीघ्रम प्राणत्याकारी। ऐसे इस तरह से आशुकारी के बारे में आयुर्वेद शास्त्र में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न उसकी व्याख्या की है। अभी आत्तिक चिकित्सा मतलब कैजुअलिटी ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आत्तिक चिकित्सा के बारे में तो बहुत डिटेल में कहा है। आत्तिक चिकित्सा के बारे में कहा है, आकस्मिकम आत्तिकम आतुरम आतुरालय प्राप्य यत्र न मुह्यति वैद्यस्तद अभिधीयते सद्यः संकटम दुष्टास्तु व्याधयो ब्रह्म स्मृता तथापि बहवो रोगाः सद्य स्यात् प्रतिकारकृतः आगन्तेषु अथवा निजवर्गीय व्याधिषु सहसा प्राप्य सिदन्ति कुलश्चापि बान्धवः तेषां निग्रहार्थं हि शास्त्रम् एतद् विशग्जितः यथा शास्त्रविधानं यो प्रवक्ष्यामि संयुक्तिकः अतिपातेषु रोगेषु न इच्छेत विधिम् इमं भीषक प्रदीप्तागार अवच्छिग्रम तत्र कुर्यात प्रतिक्रियाम। ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। आकस्मिक, देखो इस श्लोक का अर्थ आकस्मिक, आत्तिक, आतुर आतुरालय मतलब आकस्मिक रीति से हुई व्याधि को आत्तिकता से आतुर को आतुरालय मतलब हॉस्पिटल में लाया जाता है। सद्य संकट में रुग्ण को सद्य प्रतिकार करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। आगंतेषु मतलब आगंतुक, निज मतलब फिजिकल, और आगंतुक मतलब जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, फॉरेन बॉडी इंजरी होना, जैसे गले में अटक जाना, मछली का काटा वगैरह, मूत्राशमरी जो होता है, मूत्रखड़ा जिसे हम कहते हैं, मूत्र मार्ग में अटक जाना, तो ये हो गए आगंतुक कारण। निज कारणों में शारीरिक जो होते हैं, जैसे कि पेशाब न होना, रिटेंशन ऑफ यूरिन, शौच का साफ न होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर उसका मल का पत्थर बन जाता है, वो परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, ये निज मतलब फिजिकल रीजंस में आ जाती है ये कैजुअलिटी या इमरजेंसी। तो इसके बारे में डिटेल वर्णन किया है। कुशलता से इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो आत्तिक चिकित्सा है, आशुकारी चिकित्सा करके आत्तिक स्थिति पर कुशलता से विजय करना चाहिए, वही वैद्य का परम कर्तव्य होता है। उसके निवारणार्थ शास्त्रानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। शास्त्र विधान जो बताया गया है वो युक्ति से इस्तेमाल करना चाहिए। शीघ्र प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अर्जेंट अटेंशन इज नीडफुल, अर्जेंट अटेंशन विद एक्शन। तो शास्त्र में जो मर्म बताए गए हैं, 108 प्रकार के मर्म कहे गए, उसमें से 3 मुख्य है। पहला है शिर, ब्रेन, हृदय, हार्ट, और तीसरा है बस्ती, जिसे यूरिनरी सिस्टम हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आशुकारी और आत्तिक चिकित्सा के बारे में विस्तृत में वर्णन हमें मिलता है। योग्य व्याधि
योग्य अवस्था में योग्य द्रव्य से मतलब दवा से योग्य मात्रा काल देने से वह आशुकारी चिकित्सा करनी चाहिए। इतना डिटेल में कहा है। जैसे कि अभी आप रात में जागरण करते हैं तो सुबह उठने के बाद जगने से हमें सरदर्द होता है, तो सरदर्द के लिए आयुर्वेद में पथ्यादी काढ़ा बताया गया है और उसके लिए ट्रीटमेंट बताई गई है कि नींद लेना। अगर आप रात को जगे हैं तो दिन में नींद लेना चाहिए। ये निर्दोष आशुकारी चिकित्सा है, क्योंकि अगर एस्पिरिन या आपने कोई भी पेन किलर दिया तो ये सदोष आशुकारी चिकित्सा है, मतलब इसके साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे। सरदर्द तो कुछ वक्त के लिए कम हो जाएगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे। तो ये सदोष आशुकारी चिकित्सा बताई गई है। आयुर्वेद में दशविध परीक्षा करके ही योग्य औषध देने पर तुरंत असर दिखता है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। ऐसे 300 से 350 दवाएं रोगावस्थानुसार आत्तिक चिकित्सा में आचार्य चरक जी ने बताए हैं। चिकित्सा का महान सूत्र भी कहा गया है, जैसे कि या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातवः समाहा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषजाम मतम, ऐसा आचार्य चरक जी ने कहा है। धातु साम्य क्रिया सर्वमान्य क्रिया है। विपरीत क्रिया करना, तापाधिक्य में ताप कम करना, संज्ञाहीनता में संज्ञा स्थापन करना, जैसे काली मिर्च का नस्य करना। इंजेक्शन भी इतने जल्दी काम नहीं करता जितना अगर आपने किसी को काली मिर्च का नस्य मतलब काली मिर्च का जो चूर्ण होता है या पाउडर होती है, अगर वो नाक से अगर किसी को सूंघाते तो उसको इंस्टेंटली विद इन माइक्रो सेकेंड उसको एक्शन शुरू हो जाती है। तो ये इंजेक्शन से भी ज़्यादा असर होता है। और आप कहते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स आयुर्वेद में अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब प्राणवायु का उल्लेख और इंजेक्शन का उल्लेख भी हमें आयुर्वेद में मिलता है। जैसे कि इंजेक्शन के बारे में कहा गया है कि रक्तौषधत्वेन शिरावेदोऽपि, मतलब आयुर्वेद के तत्व पर तैयार की गई इंजेक्शन जो है वो शिरावेदन द्रव्य कहा जाता है, इंजेक्शन कहा जाता है, वो देना चाहिए। इसका भी वर्णन सुश्रुत जी ने किया है। अच्छा, आईवी सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा। जो आईवी सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि RL, DNS, D5 वगैरह वगैरह, तो इनका भी उल्लेख आयुर्वेद में है, जिसे हम ग्लूकोसलाइन कहते हैं। तो उसके बारे में कहा है आचार्य चरक जी ने, मधुरम लवणम किंचितम अशीतोष्णम असंहतम, मतलब ये जो श्लोक है, ये जो उन्होंने वर्ष कहा है, इसके इस पर विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मधुर और लवण अशीतोष्णम असंहतम मतलब रूम टेम्परेचर की भी बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। ये जो सीरा जल होता है जो हम सलाइन चढ़ाते हैं, ये क्यों कम समय के लिए अपने को कारगर साबित होता है, क्यों हमें ये कम समय के लिए आराम या फ्रेशनेस देती है, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं देती? तो इसका विचार किसी ने किया है क्या? लेकिन इसका विचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद का कहना है कि ये जो सीरा जल होता है, जो सलाइंस होती है, इस पर किसी प्रकार का अग्नि संस्कार नहीं होता है, इसलिए उसका असर ये कुछ समय के लिए मतलब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए ही होता है। बाद में पेशेंट को वापस थकान महसूस होती है, तो उस पर अग्नि संस्कार नहीं होता है। और जो आहार हम लेते हैं वो पचाने के बाद में उस पर जो अग्नि संस्कार होता है, इसी से ही अपने शरीर का प्रॉपर तरीके से ही पोषण होता रहता है, क्योंकि अग्नि संस्कार होता है। और ये सीरा जल जो होता है, आईवी सॉल्यूशन हम जिसे कहते हैं, उस पर अग्नि संस्कार न होने की वजह से उसका असर लंबे समय तक नहीं हम देख सकते हैं। हाँ, अभी इमरजेंसी की बात हम करेंगे तो CPR का भी वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है, लेकिन इंटुबेशन का वर्णन मुझे कहीं नहीं मिला है। ये मैं आपको बिल्कुल मेरा प्रांजल मत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इंटुबेशन का कहीं पे भी वर्णन आयुर्वेद में मुझे नहीं मिला है। ये मेरा अज्ञान हो सकता है, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा। अभी आगे बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स की। सर्पदंश मतलब स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट का भी चिकित्सा बहुत डिटेल में है, जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। बर्न के लिए जो बर्न पेशेंट होता है उसके लिए तो आयुर्वेद में इतनी अच्छी दवाएं हैं, बहुत सारे घृ तेल वगैरह बताए थे उनकी अवस्था के अनुसार, उनके परसेंटेज के अनुसार और उनके डेप्थ के हिसाब से कि इतने डेप्थ तक वो बर्न हुआ है। जैसे कि महामंजिष्ठादि घृत है, उसका रिजल्ट हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिस में हम रोज़ देखते हैं। तो ये महामंजिष्ठादि घृत से तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है कि कितने भी परसेंट का कितना भी डीप हो तो उसको नो बर्न कॉन्ट्रेक्चर, नो हाइपरट्रॉफी का इतने क्लियर कट और पहले जैसी स्किन उसको प्राप्त होती है। ये इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 10 दिन में स्किन और बर्न पेशेंट रिकवर हो जाती है। तो ये आर्थिक चिकित्सा में बताया है। और बर्न के ही पेशेंट में सबसे पहले तो निदान परियोजन, देखिए बर्न के पेशेंट में अग्नि चिकित्सा में, अग्निदग्ध चिकित्सा में पहले निदान परियोजन क्या है, मतलब अगर पेशेंट जल रहा है, रोगी जल रहा है तो उसको वहाँ से दूर करो या फिर वो अग्नि को बुझाओ, ये निदान परियोजन वहाँ पे कहा गया है।
अभी मेडिकल और सर्जिकल दो प्रकार की इमरजेंसी बताई गई है, तो उसमें से हम इमरजेंसी मेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें विविध रोगों में बताई गई है, जैसे कि एस्थमा हो गया, स्टेटस एस्थमेटिकस हो गए, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा। लेकिन उसके पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको कहना चाहता हूँ। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से हम शरीर में दवा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे उसमें मेन है एंटेरल और पैरेंटेरल। तो एंटेरल मतलब जो मुंह से दिया जाता है वो, और पैरेंटेरल मतलब मुंह के अलावा जो अन्य मार्ग होते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस हो गए, सलाइंस हो गए, या फिर बस्ती चिकित्सा हो गई, रेक्टल हो गए। तो इन बाकी जो रूट्स है उसको पैरेंटेरल कहते हैं। तो मुंह से दिया जाता है जिसे ओरल कहते हैं। सबलिंगुअल फास्टेस्ट रूट रैपिड एक्शन एब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये रूट जो है ये आयुर्वेद में भी कहा गया है सबलिंगुअल रूट। तो इतना आर्थिक चिकित्सा और लोगों में भ्रम है कि आर्थिक चिकित्सा आयुर्वेद में है ही नहीं। वो सबलिंगुअल रूट जो होता है वो लिवर को बाईपास करके सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। जैसे कि हार्ट अटैक में हम हेमगर्भपोटली रस का चाटन करते हैं, उसका डिटेल में आपको वर्णन आगे बताएंगे। पैरेंटल रूट में बस्ती हो गई, रेक्टल जो हम न्यूट्रिशनल बस्ती वगैरह देते रहते हैं। क्यूटेनियस रूट हो गया जिसमें हम तरह तरह के ऑइंटमेंट लगाते हैं। इन्हेलेशन नासोइशियोद्वारा इन्हेलेशन है, नाजल रूट है, ये रूट हो गए। इसके अलावा पैरेंटल में एससी मतलब सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल, ये भी रूट है। इंजेक्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगी, इंजेक्शन दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक थ्रू वेन और थ्रू मसल्स, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस भी जाते हैं। सबलिंगुअल रूट जो मैंने आपको कहा कि हेमगर्भपोटली रस माइकोर्डियल इन्फेक्शन में उसका चाटन देते हैं तो तुरंत पेशेंट को दर्द भी कम हो जाता है और कोरोनरी ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो वो डायरेक्टली सबलिंगुअल रूट लिवर को बाईपास करके सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो मॉडर्न वाले यहाँ पे डेपिन और सॉर्बिट्रेट देते हैं, एस्पिरिन देते हैं। तो यहाँ पे हेमगर्भपोटली का बहुत जल्दी असर हमें देखने को मिलता है। एंटेरल रूट जैसे इमरजेंसी हो गई कि जमालगोटा जिसे हम जयपाल कहते हैं, तो इसे 10 लगते हैं, तुरंत इफेक्ट दिखता है। आयुर्वेद की कौन सी दवा है जिसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है या देर से दिख रहा है? जमालगोटा दीजिए, तुरंत असर दिख जाएगा। विषौषधि है जैसे कि धतूर हो गया, वसनाभ हो गया, भांग हो गई, ये जो दवाएं है ये तुरंत असर दिखाती है। मदिरा है वो तुरंत नशा लाती है, इंस्टेंट नशा शुरू हो जाता है, तुरंत उसके वैवाहिक विकासी गुणों की वजह से होता है। वैवाहिक विकासी के बारे में भी मैं डिटेल में आपको कहूँगा। तो ये ऐसे तरह से हम आयुर्वेद में आर्थिक चिकित्सा के द्वारा कैजुअलिटी या ट्रॉमा हैंडल कर सकते हैं और इनका जिक्र, इनका वर्णन आयुर्वेद में हमें मिलता है। फूड पॉइजनिंग के बारे में कहा है, जिसके विषारी आहार चिकित्सा, अगर किसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके बारे में भी आचार्य चरक जी ने कहा है। मंत्र अरिष्टो उत्कर्तम निष्पीडनम आचुषणाग्नि परिषेकः अवगाह रक्तमोक्षणम वमन विरेकोप उपधानानि। ऐसे 24 उपक्रम उन्होंने बताए गए हैं 20 चिकित्सा में। जैसा कि अगर फूड पॉइजनिंग हुई तो उन्होंने आचूषण करने के लिए कहा है, मतलब एस्पिरेशन करके सक्शन मशीन से एस्पिरेशन करना चाहिए, या फिर उसको वामक द्रव्य देकर उल्टी करा लेना चाहिए, या फिर अगर देर हो गई है और वो पॉइजन कम पोटेंसी का है तो उसको विरेचन या परगेटिव देकर पतले दस्त देकर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से वो निकाल देना चाहिए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट आचार्य चरक जी ने बताए। स्नेक पॉइजनिंग में तो बहुत ही डिटेल बताई है। जो स्नेक पॉइजनिंग में उन्होंने 3000-4000 साल पहले जो ट्रीटमेंट बताई है वही ट्रीटमेंट आज भी हम फॉलो करते हैं। उसके बारे में स्नेक बाइट में उन्होंने कहा है कि दंशात तु विषम दष्टस्य विस्तृतम वेणिका विषकबद्धः निष्पीडयेत वृषम दंशम उद्धरेन उन्मर वर्जवा तदंशम वा चुषेन मुखेन यवचूर्णम पांशु चूर्णेन। ऐसा आचार्य चरक जी ने कहा है। तरह तरह के अनेक विषैली प्राणियों के दंश की चिकित्सा में ये सब कहा गया है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है अगर सर्प दोष हुआ है तो वेणी का बंधन करना चाहिए, मतलब अरिष्ट बंधन कहा है। जहाँ पे दंश हुआ है उसके ऊपर के साइड पर 4 अंगुल छोड़कर वहाँ पे टाइटली वहाँ पे बंधन लगाना चाहिए, लाइगेट करना चाहिए, बांध देना चाहिए उस ऑर्गन को या उस पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को। तंजस्थान के ऊपर 4 अंगुल पर रज्जू मतलब जो डोरी होती है वो डोर से घट्ट बंधन करना चाहिए। जिस पुरुष को सर्प आदि विषैले प्राणी ने डस दिया है या और जब तक उसे शरीर में वह विष फैला न हो तो चिकित्सक ने उसको ऐसा वेणी का रज्जू बांधकर हाथ से दबाकर विष को उस स्थान से निकाल लेना चाहिए, जिसे हम स्क्वीजिंग कहते हैं। दंश स्थान पर थोड़ा सा
काट लेना चाहिए या फिर नज़दीक जो भी इंस्ट्रूमेंट है ब्लेड वगैरह, इससे वहाँ पर वो जो दंश के स्थान है उसको चौड़ा कर देना चाहिए। वो जहाँ पे काटा है वो अगर मर्म स्थान ना हो तो ही, ऐसा भी डिटेल में कहा है कि वो जहाँ पे दंश हुआ है अगर वहाँ पे मर्म स्थान नहीं है तो वहाँ पे वो जख्म जो है वो चौड़ा नहीं करना चाहिए। आचूषण मतलब एस्पिरेशन के बारे में कहा है कि ये तुरंत वहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है तो उसने मुंह से एस्पिरेट करना चाहिए, जो हम अक्सर बहुत सारे पिक्चरों में देखते हैं। किसी को अगर सांप ने, विषैले सांप ने काट लिया है तो वहाँ पे जो हीरो होता है वो हीरोइन को मुंह से उसका आचूषण करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुंह का आचूषण ही नहीं बताया, और बाद में हम ये भी देखते हैं कि वो जो मुंह से आचूषण करने वाला हीरो होता है वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य चरक जी ने बहुत डिटेल कहा है कि मुँह में जख्म नहीं होना चाहिए। जब आचूषण करते हैं तो मुंह में बिल्कुल जख्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और अगर आपको बेहोश भी नहीं होना है, मुंह में जख्म भी नहीं लेकिन बेहोश भी नहीं होना है, तो इसके लिए भी उन्होंने पर्याय बताया कि उन्होंने कहा है कि मुंह में जौ का आटा या फिर धूल मिट्टी मुंह में लेकर फिर उसके बाद में आपको चूसना चाहिए। और ऐसा करने से फिर विष तो चूसा जाता है और बाद में फेंक दिया जाता है, लेकिन चूसने वाले को भी उसका कोई बुरा असर नहीं दिखता है। आगे आचार्य चरक जी कहते हैं कि प्रच्छन्नम श्रृंगम जलौका वेदने स्त्राव्यम ततो रक्तम रक्ते विष प्रदुष्टे दुष्येत प्रकृतिस्ततस्त्यजेत प्राणान तस्मात् प्रघर्षण सगृत वर्तमानम प्रवर्तित स्यात्। आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा है कि दंश स्थान पर भेदन करना चाहिए, मतलब इंसिजन लेना चाहिए। दंश स्थान पर शस्त्र से छेद कर देना चाहिए। विष मिश्रित रक्त बहने देना चाहिए ताकि वो सब विष सब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर शरीर के बाहर निकल जाए, तो विष का बुरा असर नहीं दिखेगा। रक्त मोक्षण के बारे में कहा है उन्होंने, मतलब ब्लड लेटिंग करने के बारे में। प्रच्छान कर्म करना चाहिए, मतलब बार बार वहाँ पे इंसिजन लेने चाहिए, पक्ष लगाना चाहिए। तीक्ष्ण धार वाले किसी भी शस्त्र से दंश स्थान पर जहाँ से रक्त मोक्षण कराना हो थोड़ा सा काट देना चाहिए। उस स्थान पर सिंगी, तुम्बी या फिर जलौका से रक्त आचूषण करवा लेना चाहिए। तो वहाँ पे विष की ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट बताई गई है। विष चिकित्सा में मंत्र प्रयोग श्रेष्ठ होता है। तो जैसा कि हमने हमारे अश्विनो कुमार के वीडियो में देखा है कि जो सिर्फ मंत्रों से ही सांपों के विषों को निष्क्रिय कर देते थे, तो मंत्र चिकित्सा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। सिर्फ ये है कि मंत्र चिकित्सा करने वाला व्यक्ति कितना सिद्धिपूर्ण है, कितना कारगर है, उस पर वो मंत्र काम करते हैं। खैर ये तो बात का है, हम मंत्र चिकित्सा पर अलग भी वीडियो बनाने वाले हैं। यदि विधिहीन या स्वर वर्ण विकृत मंत्र का प्रयोग किया जाता है, मंत्र चिकित्सा के बारे में कहा है कि यदि विधिहीन या स्वर वर्णकृत मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ना हो और ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उससे से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष है या फिर जो मंत्र चिकित्सा करता है उसको व्याकरण शास्त्र का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। ये मंत्र चिकित्सा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। ऐसी स्थिति में अगर द्रव्य जो होते हैं योग बताए गए हैं उनका भी आश्रय लेना चाहिए। विष के प्रभाव से कभी कभी रक्त का स्राव भली भांति नहीं होता है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में रक्त मोक्षण उत्तम साधन है। दंश छेद से क्या लाभ होता है, प्रच्छन्न कर्म करने से क्या फायदा होता है, वहाँ पे इंसिजन लेने से, तो उसके बारे में आचार्य चरक ने बहुत अच्छा कहा है। तरुरीव मूलच्छेदाद दंशच्छेदान्नम ऊर्धिम इति विषम आतुषणम आयनम जलस्य सेतुर यथा तथा अरिष्टः। ऐसा उन्होंने दंशच्छेद से क्या लाभ होता है इसके बारे में कहा है। जिस प्रकार जड़ से काट देने पर वृक्ष पनप नहीं पाता है, बढ़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार दंश स्थान के स्थान पर काट लेने से या उसका विष वेग जो होता है, 7 प्रकार के विष वेग बताए गए हैं, तो वो विष वेग आगे नहीं बढ़ते, पहले वेग पे ही वो कम हो जाता है या फिर कंट्रोल हो जाता है, अर्थात स्वयं नष्ट हो जाता है। तो ऐसा दंश छेद पर भेद करने से, छेद लेने से क्या फायदा है, ऐसा आचार्य चरक ने बहुत अच्छा किया है कि उसके जो आगे के स्टेजेस है वो आगे के स्टेज में रुग्ण या रोगी जाता नहीं है। निष्पीडन मतलब स्क्वीजिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। आजू बाजू के भाग पर दबाव देकर जहाँ से दंश हुआ है उसी पे छेद करके वो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, पॉइजनस ब्लड निकाल देना चाहिए। और कुछ अगध का आश्रय करना, मतलब कौन कौन से योग बताए गए, जैसे कि अजित अगध हो गया, तार्क्ष अगध हो गया, ऋषभ अगध हो गया, जो सबलिंगुअली देते हैं, तो इनमें तुरंत असर हमको दिखता है। और इसके बावजूद भी मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ इस पर न निर्भर रहते हुए ASV मतलब एंटी स्नेक विनम ये भी जरूर देना ही चाहिए, क्योंकि सब तरीके से हमको पेशेंट को बचाना यही हमारा परम कर्तव्य है। अभी कार्डियक इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं।
तो इसमें मृगशृंग भस्म एकदम उत्कृष्ट कार्यकारी द्रव्य है, जलद एवं उत्तम कार्य करता है। ये 100 मिलीग्राम शहद के साथ में हर 10-10 मिनट पर पेशेंट को चटाना चाहिए, सबलिंगुअली रूट से देना चाहिए। हेमगर्भ पोट्टली 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ में देना चाहिए। सुवर्ण भस्म, हृदय स्नायु बल्लेकर है, लक्ष्मी विलास रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये सब हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं और करने भी चाहिए। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखते हैं। पूर्ण चंद्रोदय रस, मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में है। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी के बारे में कहा है, स्टेटस एस्थेमेटिकस हो तो उसमें हेमाग्र रस सिंदूर देते हैं। हिक्कप हो, हिचकी रुकती ही नहीं है, कंटिन्यूस चालू रहती है, तो हिचकी हिक्कप क्या है, तो दैट इज़ द एन एब्रप्ट रेस्पिरेटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। तो ये डायफ्रागम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हिचकी लगती है। मॉडर्न साइंस में इसे आज भी दवा उपलब्ध नहीं है। मॉडर्न इसको लक्षण मानता है, ना कि रोग मानता है। लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए आचार्य चरक जी ने एक संपूर्ण अध्याय लिखा है हिक्का के बारे में, एक पूर्ण अध्याय, पूर्णतः रोग है ये, और इसके 3 प्रकार भी है, महती, गंभीरा और व्यपेता। तो इसकी सद्य चिकित्सा, आर्थिक चिकित्सा क्या है हिक्का की, हिक्कप जो रोगी को होता है, तो उसके बारे में क्या है, अधोभागे घृतम सिद्धम सद्यो नियच्छति पिप्पली मधुयुक्तो व रसौ धात्रिका पित्तयो। तो उसके बारे में हिक्का नाशक योग बताया गया है। अधोभाग पर प्रभाव डालने वाले विरेचक द्रव्यों के क्वाथ से तैयार किए हुए घृत को रुग्णों को देने से शीघ्र ही हिक्का रोग शांत हो जाता है, हिक्का वेग शांत हो जाता है। तो ऐसा हिक्का नाशक योग बताया है। संन्यासावस्था में अगर पेशेंट कोमा में है तो उसके बारे में आचार्य चरक जी ने कहा है, उन्होंने कहा है, दुर्गे अंबसी यथा मज्जतम भाजनम त्वरया बुधा गृह्या अत्तलम प्राप्तम तथा संन्यासम पीड़ितम। संन्यासावस्था में सद्य फलदायी चिकित्सा त्वरा से करनी चाहिए, क्विकली करनी चाहिए, तभी रोगी शुद्धि पर आता है, अन्यथा नहीं, वो फिर 5, 6, 7, 8 दिन कोमा में ही रहता है। जैसे वो कोमा में जाता है तुरंत ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो संज्ञा मतलब जो कॉन्शियसनेस है उसके प्रबोधन के लिए क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए, तो त्रासन चिकित्सा बताई गई है। तीक्ष्ण अंजन देना चाहिए, लगाना चाहिए, धूम प्रयोग करना चाहिए, प्रधमन नस्य करना चाहिए। ऐसे कोमा की स्थिति में कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए संध्या प्रबोधन के लिए ट्रीटमेंट आयुर्वेद में आर्थिक चिकित्सा में बताई गई है। और आप कहते हैं कि इमरजेंसी ड्रग आयुर्वेद में अवेलेबल नहीं है। इपिलिप्सी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अपस्मार वेगकालीन जो चिकित्सा है उसमें संध्या प्रबोधन करना है, तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन और तीक्ष्ण धूपन से हमें करना है, ताकि तत्काल वेग शांत हो जाए और पूर्ववत स्थिति हम पेशेंट की ला सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है ये आपको अच्छी लगी होगी और ये तथ्यपूर्ण भी है। तो ये आपका भ्रम दूर करने में बहुत कारगर है कि और आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा कि इमरजेंसी ड्रग आयुर्वेद में अवेलेबल नहीं है। आप उसको ट्रायल देंगे तो आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा। और अभी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इमरजेंसी ड्रग्स इन आयुर्वेद की, तो इसका हम अगले पार्ट 2 में विवरण करेंगे। तो अभी हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।